नमस्कार। कभी सोचिएगा कि एक 2 साल के बच्चे को उसकी 3 दिन की बहन के साथ उसके माँ बाप छोड़ के चले गए हों, और छोड़ के गए एक अनमैरिड बुआ और एक बूढ़ी दादी के साथ, जिनके आगे ना पीछे ना कोई कमाने वाला था ना कोई खिलाने वाला था। जी हाँ, वो 2 साल का बच्चा जिसको उसके माँ बाप छोड़ के गए थे वो मैं ही हूँ। तो मेरी जीवन की जो शुरुआत हुई, वो शुरुआत हुई इसी बात के साथ जिस बात पर आज मैं टॉक करने वाला हूँ कि किस तरीके से मेरे जीवन में पॉसिबिलिटीज़ रियलिटी में कन्वर्ट हुई। नहीं पता था कि 2 साल की उम्र में जब छोड़ के गए थे माँ बाप तो लाइफ कैसी होगी क्या नहीं होगी, क्योंकि 2 साल का बच्चा कुछ सोच नहीं पाता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, आगे बढ़ी, 4 साल की उम्र में थोड़ा होश आना शुरू हुआ। तो बुआ ने जिनके सहारे छोड़ के गए थे, उन्होंने प्राइमरी स्कूल में गवर्नमेंट के मेरा एडमिशन कराया। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू होती है। वो खुद सिलाई किया करती थी और उनकी सिलाई के सहारे मेरी रोटी चला करती थी। 8 साल की उम्र में मेरे भी हाथ में गुब्बारे थमा दिए गए कि जाओ गुब्बारे बेच करके आओ, क्योंकि घर चलाना है। क्योंकि घर चलाने के लिए पैसे चाहिए थे, रोटी खाने के लिए पैसे चाहिए थे, कपड़ा पहनने के लिए पैसे चाहिए थे। कुछ भी नहीं था हमारे पास। वहाँ से लाइफ शुरू होती है और जब गुब्बारे बेचने का दौर शुरू होता है तो पता चलता है कि जब गुब्बारे बेचने जा रहा था तो कुछ नशा करने वाले लड़कों ने पीट दिया, और बहुत बुरी तरीके से पीट दिया। तो बुआ को लगा कि अगर जान बचेगी तो ज़िंदा रह पाएगा, नहीं बचेगी तो किसके लिए कमाएगा और क्या कराएगा। तो गुब्बारे बेचना भी छूट गया। लेकिन उस पिटाई ने एक ऐसा गहरा जख्म मेरे जीवन में दे दिया कि मुझे लगा कि मुझे क्यों मारा गया, मेरा कसूर क्या था, क्यों इन लड़कों ने मुझे पीटा। लेकिन उस वक्त तक इतनी समझ नहीं थी कि इन लोगों ने नशा करने के लिए मुझे मारा। लेकिन ये समझ जरूर थी कि हाँ, इनको मुझसे पैसे छीनने थे और उस पैसे से इनको कुछ ऐसा चीज़ खरीदनी थी जिसकी इन्हें लत है, उसके लिए मुझे पीटा गया। तो पिटाई खाकर कहानी आगे बढ़ी और गवर्नमेंट स्कूल में मेरी जर्नी चलती रही। लेकिन उस पिटाई के बहाने, मैं बहाना इसलिए कहूँगा क्योंकि शायद ये निर्धारित था, इस नेचर को, इस प्रकृति को ये निर्धारित था कि उस दिन मेरी वहाँ से पिटाई होनी थी और उस तरफ मेरी जर्नी जानी थी। तो किस तरीके से पॉसिबिलिटीज़ रियलिटी में कन्वर्ट होती चली गई, ये मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ। और जिन नशे के लड़कों ने मुझे पीटा था, उन लड़कों से मेरी दोस्ती होती चली गई। दायरा बनता गया, 10 दोस्तों से 15 दोस्त हुए, 20 हुए, 25 हुए, 50 दोस्त होते चले गए। और इतनी अच्छी गहरी दोस्ती हो गई कि उन लोगों ने मुझे भी अपने नशे के चंगुल में लेने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन नेचर नहीं चाहता था कि मैं नशा करूँ, इसलिए मुझे कभी वो चीज़ें अच्छी नहीं लगी। लेकिन हाँ, उन दोस्तों को लेकर के खेल खेलना मैंने जरूर शुरू किया। उन लोगों के साथ क्रिकेट खेलना, उन लोगों के साथ कबड्डी खेलना। तो उन लोगों को कम्युनिटी में रह करके वहाँ पर मैं इंगेज किया करता था अपने साथ शाम को कबड्डी खिलाने के लिए। और धीरे धीरे कबड्डी खेलने का सिलसिला इतना ज़्यादा इंटेंसिव होता चला गया, इतना डीप होता चला गया कि पता ही नहीं चला कि कई सारे लड़कों ने कबड्डी खेलने की जो कसरत होती है, जो हमारी एक्सरसाइज होती है, उस बहाने से नशा छोड़ दिया। वो इतना डाइवर्ट हो गए थे गेम में, इतना डाइवर्ट हो गए थे कबड्डी में कि उनका नशा पीछे छूटता चला गया और कबड्डी आगे आती चली गई। तो ये बात जब उनके परिवार वालों ने देखी, उन लड़कों के पेरेंट्स ने देखी, तो बड़ा अजीब सा वो क्षण था कि एक तरफ जहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों को कहा करते थे कि इन बच्चों के साथ घूमने नहीं जाना है, इन बच्चों के साथ नहीं खेलने जाना है, उस जगह मुझे एक इस तरीके की एप्रिसिएशन मिलने शुरू हुई कि अगर खेलने जाना है तो देवेंद्र के साथ जाना है, खेलने जाना है तो इसके साथ जाना है। तो जिस स्लम में मैं रहा करता था, दक्षिणपुरी उसका नाम था, वहाँ पर धीरे धीरे उस एप्रिसिएशन के सहारे में एक नाम बनता चला गया उन बच्चों के बीच में, उन लड़कों के बीच में जो नशा करते थे वो, और जो धीरे धीरे नशा छोड़ रहे थे वो। तो उन जो नशा छोड़ रहे थे, उनके पेरेंट्स ने मुझे जिस तरीके से एडॉप्ट किया कि एक तरफ अपने बच्चों के साथ बिठा करके मुझे प्यार करते थे, अपने खिलाते थे, मेरे बारे में सोचते थे, उस एप्रिसिएशन ने मेरी सोशल जर्नी की शुरुआत करी। और लगभग 11 या 12 साल की उम्र में मैंने इंडियन रेड क्रॉस को ज्वाइन किया। लेकिन रोटी तो चलानी थी, रोटी तो खानी थी, कपड़ा चाहिए था, तो रोज़गार का कोई माध्यम नहीं था। तो 11 साल की उम्र होती है मेरी, लगभग 11-12 साल की उम्र में मैंने एक केमिस्ट शॉप पर काम सीखने की शुरुआत करी, दवाइयों का ही। वो लड़के जिन दवाइयों का नशा किया करते थे, तो नेचर ने डिसाइड किया कि इसको दवाइयों की नॉलेज देनी है। तो मुझे केमिस्ट शॉप पर एज ए छोटू, चाइल्ड लेबर के रूप में, लेबर मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे पैसे नहीं मिलते थे, काम सीखता था, एज ए चाइल्ड छोटू के रूप में मैंने वहाँ पर काम करना शुरू किया।
और दवाइयों की नॉलेज लेनी शुरू करी। लगभग 2 साल तक मैंने वहाँ पर जब काम किया तो मुझे दवाइयों की बहुत नॉलेज हो गई थी, और ये भी देखा कि किस तरीके से लड़के इलीगल जो मेडिसिन हैं जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलनी चाहिए वो भी धड़ल्ले से वहाँ पर बिका करती थी। तो उन दवाइयों की जब नॉलेज ले ली तो पता चला कि किस दवाई का कितना कंपोजिशन ये लोग लेते हैं और उससे कौन कौन से नशा करते हैं। तो जब केमिस्ट शॉप छोड़ी और कबड्डी का जो दौर चलता गया तो आगे पाया कि अभी और बहुत सारे लड़के हैं जो इस खाई में गिरते जा रहे हैं और नशा करते जा रहे हैं। तो एक मुहिम चलाई, लगभग 14 या 15 साल की उम्र में वो मुहिम शुरू करी कि ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर 13 केमिस्ट शॉप्स को हमने सील कराया जहाँ पर इस तरीके की दवाइयाँ स्पास्मोप्रोक्सियोन, नेट्रावेटेन, एल्प्रमजोलम जो मिला करते थे, नीले बादाम के नाम से कैप्सूल मिला करते थे। और हाल ये था कि लड़के उन कैप्सूलों को खाया करते थे और दिन भर नशे में रहा करते थे और 10 या 5 साल उसको झेलते थे। क्योंकि मैं देखा था अपने दोस्त जो मेरे 8 साल की उम्र में दोस्त बने थे उनमें से कई लोग जा चुके थे इस दुनिया को छोड़ करके। तो एक बहुत भयावह स्थिति थी, लेकिन वो जो सोशल जर्नी एक शुरुआत हुई, उस सोशल जर्नी ने एक नए आयाम दिए और लोगों में पहचान दी, समाज में पहचान दी। जर्नी आगे बढ़ती चली गई, रोजगार के अवसर खुलते चले गए, क्योंकि जब आप समाज के लिए करते हैं तो समाज आपके लिए करता है। तो मुझे नहीं पता था कि विरासत में मुझे कुछ मिला या नहीं मिला, लेकिन ये जो समाज है मुझे गोद में लेकर के इतना कुछ मुझे दे जाएगा, इसका मुझे जरा सा अंदाज़ा भी नहीं था। और वो अंदाज़ा जो कन्वर्ट होता है, जो सक्सेस में कन्वर्ट हुआ, वो हुआ कि जब केमिस्ट शॉप से मैं ट्रांसफ़र हुआ और 250 रुपये महीना में मैंने अपनी नौकरी की शुरुआत करी पहली, और डॉक्टर के यहाँ कंपाउंड्री करते करते कुछ हॉस्पिटल में मैं जॉब के लिए गया जहाँ पर मुझे जॉब के लिए नहीं रखा, लेकिन नेचर वहीं पर एक टर्न लेता है और उस हॉस्पिटल में मेरी एंट्री सोशल वर्क के थ्रू होती है, जहाँ पर उस हॉस्पिटल में स्ट्राइक हो जाती है। और जब स्ट्राइक होती है तो क्योंकि मैं कम्युनिटी में एक ऐसा लड़का था जिसके पास लड़कों की बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, लड़कों की बहुत बड़ी वॉलंटियर टीम थी, और उन लड़कों के सहारे मैं उस हॉस्पिटल में जाता हूँ और वहाँ मुझे उन लड़कों को भी रोज़गार में लगाने का मौका मिलता है, अपना भी मुझे रोज़गार मिलता है। और वो रोज़गार इस रूप में मिलता है कि जिस दौर में मैं एक मामूली से तनख्वाह के लिए नौकरी के लिए दर दर भटक रहा था, उस दौर में लगभग 100 गुना ज़्यादा जो मेरी एक्सपेक्टेशन रही थी तनख्वाह की, उससे 100 गुना ज़्यादा अमाउंट का मुझे टेंडर मिलता है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जिसको मैं 10 साल तक रन करता हूँ। और उस 10 सालों में मैं अपनी डेवलपमेंट के लिए काम करता हूँ, समाज के लिए काम करता हूँ, अपने परिवार के लिए काम करता हूँ। कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी उस 250 रुपये की दुनिया से शुरू होकर के और इस लेवल पर आ जाएगी कि जहाँ पर मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के रूप में भी शामिल रहूँगा। लेकिन सामाजिक दुनिया का जो धैर्य या सामाजिक दुनिया से मिलने वाली जो रिटर्न जो मुझे मिली, वो किस तरीके से बढ़ती चली गई, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं लाडली के रूप में मानता हूँ। लाडली जो संस्था है जिसका मैं फाउंडर हूँ, लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट, उसकी भी शुरुआत जो हुई वो एक दर्द के साथ हुई, लेकिन नहीं पता था कि दर्द जो है वो सिर्फ पीड़ा नहीं देता है, दर्द जो है वो रास्ता भी दिखाता है, दर्द जो है वो विज़न भी देता है, दर्द जो है वो आपको एक मुकाम पे पहुंचने का जज्बा भी देता है। तो वो जो दर्द था कि लाडली की शुरुआत से पहले वो दर्द था कि मेरी सिस्टर जो उस वक्त 3 दिन की हुआ करती थी, जब मैं बड़ा हुआ तो धीरे धीरे वो बड़ी होती चली गई और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई होने के कारण वो कम पढ़ी लिखी रह गई और मैं भी कम पढ़ा लिखा रह गया। 10वीं क्लास में तो मुझे स्कूल छोड़ना पड़ गया क्योंकि पैसे नहीं थे। लेकिन एक नई दुनिया शुरू हुई, क्योंकि एक बनिया फैमिली में जब कोई लड़की अनपढ़ होती है और कम पढ़ी लिखी होती है तो उसके लिए बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, खासकर जब वो लड़की बड़ी होती है और जब परिवार उसकी शादी के लिए जाता है, या उसको हम बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी की, तो उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जैसे दहेज का चैलेंज होना कि आप शादी में क्या क्या देंगे, क्या क्या नहीं देंगे, इसकी फंक्शन में कितने रुपए लगाएंगे, सामान में क्या क्या देंगे। वो सारी चुनौतियों का सामना मुझे भी करना पड़ा, लेकिन मैं इतना सक्षम नहीं था। लेकिन चूंकि मुझे उस हॉस्पिटल में कॉन्ट्रैक्ट मिला था तो थोड़ा मैं सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था, और सस्टेन करने की कोशिश में प्रयत्न में इतना हुआ कि मुझे एक परिवार ऐसा मिला कि जिसने बिना दहेज के मेरी सिस्टर से शादी करी। लेकिन सवाल वहीं एक रह गया कि अब तक तो मैं लड़कों के लिए करता हुआ आया, हज़ारों लड़कों को नशे से छुड़ाया, उनको रोज़गार भी लगाया, लेकिन जब मेरी बहन की शादी की बात आई और मैंने देखा कि मैं उसके शादी का भी खर्चा नहीं उठा पा रहा, तो ऐसे में ना जाने कितनी ऐसी बहनें रही होंगी जो अभी भी बिना शादी के बैठी हुई हैं। और जब इस बारे में रिसर्च की और जाना तो देखा कि वो सिर्फ शादी ना होने से परेशान नहीं है,
सही समय पर उनकी शादी ना होने की वजह से उनके साथ बहुत सारे अत्याचार हो रहे थे, उनको सोशल सिक्योरिटी चाहिए थी, उनका सोशल विक्टिमाइजेशन हो रहा था, उनको उल्टा मनहूस, उनके साथ मार पीट, एक्सप्लॉयटेशन, उनको फ्लैश ट्रेड में ले जाना, किस तरीके से प्लान्ड वे में रैकेट्स जो हैं एक गरीब लड़की की शादी का झांसा देकर के उसको लव जिहाद के नाम पर, उसको दूसरे जिहादों के नाम पर, उसको पता नहीं कौन कौन से क्राइम होते हैं उसके सहारे उसको प्लान्ड वे में वो प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया करते थे, उसको ट्रैफिक कर दिया करते थे। जब इस बारे में जाना तो लाडली फाउंडेशन का जन्म हुआ, दोस्तों के साथ मिलकर के संस्था बनाई और बिना किसी से 1 रुपया लिए हम लोगों ने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से दिल्ली में 2012 में पहली बार 44 लड़कियों की शादी का खर्चा उठाया। और शादियां खर्चा उठाने के पीछे मकसद जो था वो सिर्फ एक ही था कि जिन लड़कियों की हम शादी का खर्चा उठा रहे हैं उनके पेरेंट्स इतने समर्थ नहीं है कि वो लड़के का बैकग्राउंड चेक करा सकें। तो हमारा जो बेसिक फोकस था वो था कि उन लड़कों का बैकग्राउंड, क्रिमिनल बैकग्राउंड हम चेक करा सकें कि क्या वो किसी रैकेट से बिलोंग तो नहीं करते जो उन लड़कियों को बेच देंगे या उनके साथ क्राइम करेंगे या उनको प्रोस्टिट्यूशन में। तो ये सिलसिला लाडली का शुरू हुआ और आज लाडली का सिलसिला 2012 से जर्नी शुरू होकर के आज 2020 में इस लेवल पे आ चुका है कि हम लगभग 6 लाख लड़कियों का मेडिकल चेकअप करा चुके हैं। उनको दिल्ली के स्लम्स, एनसीआर के स्लम्स में जा कर हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट पे उनको काउंसलिंग कर चुके हैं। उनको जो जानलेवा बीमारियां होती हैं, जो STIs, STDs होती हैं, उनको डीप नॉलेज दे चुके हैं। लगभग 1 लाख से ज़्यादा सहेली वॉलंटियर्स हम लोग क्रिएट कर चुके हैं जो कि स्लम्स में इन लड़कियों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट पे ये बताती हैं कि सैनिटरी पैड लगाना है तो कितनी देर के लिए लगाना है, नहीं लगाना है तो कैसे नहीं लगाना है, धोके यूज़ नहीं करना है, एक सैनिटरी पैड इतनी देर से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, बिकॉज दैट वी हैव डिजाइन की डिस्ट्रीब्यूटिंग सैनिटरी पैड इज नॉट दैट मच ऑफ इम्पॉर्टेंट. Providing the knowledge about the sanitary pad and MHM is more important than distributing sanitary pad. तो हमने उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करके मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट पर, फिर हम लोगों ने दिव्यांग लड़कियों के लिए इनिशिएटिव्स चलाए, फिर कुछ हमने इनिशिएटिव्स, एक हमारा रहा रन फॉर लाडली जिसमें कंट्री के यूनियन होम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हम लोग ग्राउंड पर बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे थे और इस तरीके की जर्नी को लेते हुए हम लोग चले और आज मुकाम तो मैं इसको नहीं कहूँगा, एक हमारी जर्नी है जो अभी भी स्ट्रगल के साथ चल रही है, बट येस यूनाइटेड नेशन ने हमें रिकॉग्नाइज़ किया और इकोसॉक में स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस हमारी ऑर्गेनाइजेशन को दिया और इन कामों के लिए कम्युनिटी के ही आशीर्वाद, इसी समाज को मैं इसका क्रेडिट देना चाहूँगा कि उनकी वजह से सन 2013 में नेशनल यूथ अवार्ड के लिए चुना गया. लेकिन कैसे हुआ, बात ये आती है कि ये सब क्यों हुआ, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप समाज के लिए कुछ करते हैं या अपने लिए कुछ करते हैं या किसी के लिए कुछ करते हैं तो आप इस बात को ज़रूर मानिएगा कि आपको उस चीज़ के लिए चुना गया है. बिजनेस सेटल हुआ मेरा, सब कुछ हुआ, लेकिन मुझे कभी पता नहीं चला कि मेरा बिजनेस क्यों सेटल हुआ, इसके पीछे मंशा क्या थी उस ईश्वर की. इसके पीछे जब मंशा नजर आई तो एक ही मंशा नजर आई कि उसने मुझे इस मुकाम पर लाना था कि मैं जिन लोगों के लिए वेलफेयर करना चाहता हूँ वहाँ पर स्मूथ तरीके से कर पाऊँ. और किस तरीके से रास्ते बनते चले गए ये आज तक मेरी समझ में नहीं आया है. और अब क्योंकि समय ऐसा आ गया है कि मैं उसको समझना भी नहीं चाहता, बट येस जब आप किसी चीज़ में डीप लगते हैं, जब आप पॉसिबिलिटीज़ को तलाशते हैं तो रियलिटी बनाने, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए नेचर आपका जो सपोर्ट करता है वो आपको तभी नजर आएगा जब आप उसमें अपने एफर्ट्स डालते हैं, जब आप अपने प्रति ईमानदार होते हैं, जब आप ये कहते हैं कि यस ये जो चीज़ मैं करने वाला हूँ ये मैं किसी और के लिए नहीं करने वाला हूँ, ये मैं अपने लिए करने वाला हूँ. क्योंकि जब आप अपने लिए करते हैं तो दूसरों के लिए वो जब चीज़ जाती है तो वो उस क्वालिटी की जाती है जिस क्वालिटी की आप अपने लिए करना चाहते हैं. तो एक डिफरेंशिएशन जो होता है वो खत्म होता है. समाज में जब आप कुछ करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो एक लॉ पैदा होती है जहां पर आप उस जज्बे को अपने अंदर पालते हैं और जब वो जज्बा आपके अंदर दिखता है तो वो जज्बा लोग अडॉप्ट करते हैं. नॉट इन टर्म्स ऑफ कि वो आपसे सीखना चाहते हैं, इन टर्म्स ऑफ कि वो आप पे इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं. जीतने वाले घोड़े पर ही लगाम लगाई जाती है. तो जब तक आपके अंदर वो जुनून और वो जज्बा नजर नहीं आएगा तो कोई आपके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेगा. तो ऐसी कुछ घटनाएं रही, कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स रहे जो कभी सोचा नहीं था कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे काम करेंगे, हम CSR पे काम करेंगे. कभी नहीं सोचा था कि ONGC जैसी एजेंसी, इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां हम लोगों को जो है अप्रिशिएट करेंगी, अप्रिशिएशन लेटर्स देंगी, इतनी बड़े बड़े डिग्नेटरीज हम लोगों के प्रोग्राम में आएंगे, कभी सोचा नहीं था. इनिशिएटिव चलते गए, बनते गए, बनते गए. हम लोगों ने मॉडल्स क्रिएट किए कि हमने 47 डिस्ट्रिक्ट्स, इंडिया के 47 डिस्ट्रिक्ट्स में एक ट्रेडिशन, कन्या पूजन ट्रेडिशन को लेकर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3, 4, 5
को कैटर किया, लड़कियों की एजुकेशन, लड़कियों की हेल्थ और जेंडर इक्वालिटी पे काम किया, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम लोगों की ग्राउंड प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग थी। हम लोगों ने काम करने का जो सोचा, जो हम लोगों का जज्बा रहा, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर के था कि हम सोसाइटी में कुछ ऐसा कर जाएं कि उसको लोग एग्जाम्पल मान के आगे बढ़ाएं। सोसाइटी इज लाइक अ कैनवास, इट इज यू हु नीड टू पेंट इट ब्यूटीफुली। तो इस चीज को जब समझा तो माना कि अगर मैं कुछ भी अच्छा देखना चाहता हूं तो उसकी सबसे पहले शुरुआत मुझे खुद ही करनी पड़ेगी। इनर डेवलपमेंट पे हम लोगों ने फोकस किया। मुझे नहीं पता था कि क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, 10th क्लास के बाद स्कूलिंग छूट गई थी, लेकिन 12th रेगुलर से करी। ओपन स्कूलिंग से ही मैंने, ओपन कॉलेज से ही मैंने ग्रेजुएशन करी, BSW करी, MBA करी, फाइनली मुझे डॉक्टरेट भी मिली। लेकिन ये सब चीज़ों के पीछे इनको पाने की मंशा नहीं रही। किस तरीके से ये चीज़ें एड ऑन होती चली गई, क्यों? क्योंकि अंत में चीज वही थी कि आपको चुना गया था। सो नाउ whenever you are going to talk about कि कोई भी चीज आपकी जिंदगी में रियलिटी में कैसे कन्वर्ट हो, उसके लिए आपको अपने अंदर ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि आपको चुना किस लिए गया है। आप इस बात को मानिए कि आपका दिल क्या कहता है, आपका मन क्या कहता है। सोसाइटी आपको बहुत सारे मौके देगी, ये नेचर आपको बहुत सारे मौके देगी, लेकिन वो मौके तब तक सक्सेस नहीं हो सकते जब तक ये डिसाइड ना हो कि आप उस चीज़ के लिए बने हैं या नहीं बने हैं। इन्हीं चीज़ों को लेकर के बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो कभी मौका मिला तो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। एक बहुत इनोवेटिव इनिशिएटिव्स हैं कि लगभग हम 6000 से ज़्यादा लड़कों को सिर्फ कबड्डी खेलकर उनका नशा छुड़ा चुके हैं, जहाँ पर लाखों रुपया लोग खर्च करते हैं कि रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाकर के दवाइयाँ लेकर के नशा छुड़ाने को लेकर के हम बिना दवाइयों के कर चुके हैं। किस तरीके से हम 1700 गर्ल्स को हम केटर कर चुके हैं, उनको मास वेडिंग करा चुके हैं। किस तरीके से हम 3000 लड़कियों का सोशल एडॉप्शन करा चुके हैं। नहीं सोची थी ये सब चीज़ें। तो ये जर्नी रही कि पॉसिबिलिटीज़ में चीज़ें आई और पॉसिबल होती रहीं, लेकिन वो तभी होती रहीं जब अपने अंदर ये जज्बा रहा कि मुझे अपने लिए करना है, अपनी ईमानदारी के लिए करना है। सो आई जस्ट वांट टू से इन अ last that if you really want to be honest, then don't be honest for others, be honest for yourself. Thank you so much.